जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ करियर ग्रुप पे। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एनडीए पेपर 1 2024 जो कि 21 अप्रैल को हुआ था। उसमें जीएटी के अंदर फिज़िक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार का जो एग्ज़ाम था, क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं, एक इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जितने ये एक इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। अगर मैं दो रेजिस्टेंस हटा के बाकी सब को कुछ ये पूरे के पूरे को दिस कंप्लीट मैं आर इक्विवेलेंट ले रहा हूं एक्स, आई एम टेकिंग आर इक्विवेलेंट एज एक्स, तो फिर कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन रह जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी एक्स है। इन दोनों का जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो कुछ ऐसा एक्स आर एक्स प्लस आर। जब हमारे पास दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं, R1 R2 R1 प्लस R2। इस तरीके से हम लोग आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर अब ये दोनों सीरीज में है, मैंने आर इक्विवेलेंट को पहले ही x माना हुआ है, तो r प्लस एक्स आर एक्स प्लस आर प्लस एक्स आर एक्स प्लस आर। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, दिस आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर। एक एक्स आर से एक एक्स आर कैंसिल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको अगर आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, ए है 1, बी है माइनस आर, सी है आर स्क्वायर। ए है 1, बी है माइनस आर, सी है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपके पास जब आप वैल्यू रखोगे माइनस ऑफ माइनस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4a इज 1, दैट इज माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, a इज 1। ये आपके पास आ गया आर। अब जो माइनस है वो वाला हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करेंगे, √5 r अपॉन 2। ये आपके पास आंसर आया है। अभी रुकिए, अभी हमें एक और वैल्यू पुट करनी है। r की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 4 ओम। R की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 4 ओम गिवन है। इसमें जब मैं 4 ओम लिखूंगा तो 4 प्लस 4 √5 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 √5। तो आपके पास बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़िया सवाल था, पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगेन इट केम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल के कॉम्बिनेशन से सवाल आया है। चलो जी इसको भी देखते हैं। देखिए कहता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बिलो V1 इज 1 वोल्ट। V1 की जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। उसके बाद कहता है एंड R इज 1000 ओम। R जो है 1000 ओम है। उसके बाद कहता है द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज वेरी क्लोज। करंट आप यहां से भी देख सकते हो, V अपॉन R 1 अपॉन 1000, तो इट इज ऑब्वियस दैट इट विल बी 1 मिली एम्पियर। हमें गिवन भी है 1 मिली एम्पियर, हमें गिवन भी है 1 मिली एम्पियर। उसके बाद कहता है वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट ए बी। ए बी के अक्रॉस
जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट, और जो कि सही भी है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होती। when the I should say connection are in parallel then the voltage drop is same, voltage drop में कोई change नहीं आता है। next is now the circuit change to this, now they have changed the circuit, उन्होंने सर्किट चेंज कर दिया है। जब उन्होंने सर्किट चेंज किया है तो अब दो वोल्टेज आ गई हैं, V1 तो वही है आपके पास 1 वोल्ट, V2 है 5 वोल्ट। हमें करंट बताना है इसके अक्रॉस कितना, तो पहले इनके क्रॉस करंट निकाल लेते हैं, इनकी वजह से भी तो करंट निकालना पड़ेगा ना। चलो जी, इनका पहले करंट निकालेंगे, तो करंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, अगर सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो पहले ई इक्विवेलेंट चाहिएगा, कितना आ जाएगा E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E1 इज 1, R1 इज 0.1, E2 इज 5, R2 इज 0.1, दिस कम्स आउट टू बी 60 वोल्ट। 60 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा ये 6 वोल्ट। चलो नेक्स्ट थिंग इज, अब करंट कितना पास होगा, तो 60 अपॉन दोनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 अपॉन 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1, तो E आपके पास कितना आ गया है 3 एम्पियर। इन दोनों वोल्टेजेस से 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस से जो, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वहां से जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3/1000 ओम, ठीक है जी, 3/1000 ओम, तो कितना आ जाएगा 3 मिली एम्पियर। सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 3 मिली एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत आसान सवाल था, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, करंट एक इलेक्ट्रिक मशीन से जो डायरेक्ट करंट है वो 15 एम्पियर है, 10 मिनट के लिए मशीन चलाई गई है, हमें निकालना है चार्ज, कितना चार्ज पास हुआ है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, करंट 15 एम्पियर है, टाइम आपको मिनट में गिवन है, उसको सेकंड में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 90 और 2 0, इतने कूलम चार्ज है। सो हम इसको कह सकते हैं एक आसान सवाल था, 2 क्वेश्चन के बाद आपको एक आसान सवाल मिला है। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत आसान है, फंडामेंटल फोर्सेस 4 होती हैं, यूनिफिकेशन हो गए फिर 3 रह गई, उसका भी यूनिफिकेशन हो गए 2 रह गई है, बट दैट इज नॉट द थिंग दैट वी हैव टू आंसर थ्रू दिस क्वेश्चन। हमें तो यह आंसर करना है कि इनमें से फंडामेंटल फोर्स कौन सी है, पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, तो 1 2 एंड 3। एक और, तो 2 सवाल अच्छे थे, 2 सवाल आसान थे। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, स्फेरिकल शेल है जिसकी आउटर रेडियस है कितनी, r, ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल शेल है जिसकी आउटर रेडियस है r, और इसकी जो इनर रेडियस है, अंदर की जो रेडियस है वो है r/2। दिस इज स्फेरिकल शेल, दिस इज स्फेरिकल शेल। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड कंटेन अ सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर भी रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा दूसरे मार्कर का यूज कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो देखो, बिल्कुल फिट हो रहा है, एक सॉलिड स्फीयर भी है, एक सॉलिड स्फीयर भी है, बिल्कुल फिट हो रहा है। अच्छा, अब जो वो सॉलिड स्फीयर है उसकी जो डेंसिटी है, आई एम सॉरी, उसकी जो डेंसिटी है, नो ब्लैक इज ओके, वो है कितनी, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज रो, सॉलिड स्फीयर की रो है स्फीयर, एंड जो शेल है, शेल की रो बाय 2 है। एवरेज डेंसिटी निकालनी है, लार्जर बड़ा स्फीयर जो बनेगा। भाई एक रिंग है, रिंग कैसी होती है, रिंग ऐसे, ये यहाँ पे है ऐसे, ये यहाँ से होलो है, दिस इज होलो,
क्या किया, एक स्फीयर लेकर के आए, स्फीयर को इसमें फिट कर दिया। अब होलो कुछ नहीं रहा, अब खोखलापन कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ फिल हो गया है। तो अब एक बड़ा सा स्फीयर बन गया है, हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो रो एवरेज क्या होगी, दोनों का मास हम ऐड कर देंगे m1 प्लस m2 और टोटल वॉल्यूम वही 4/3 पाई आर क्यूब। अब मास हमें नहीं गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है, हमें मास नहीं गिवन है। चलो जी पुट करते हैं, इसको मैं लिख दूंगा ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब आप ρ1 v1, सबसे पहले मैं शेल की बात करता हूं, शेल की डेंसिटी है ρ/2, वॉल्यूम आ गई है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज रो 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अब ये दोनों शेल, मैंने ये वाला पार्ट भी कंसिडर कर लिया और स्फीयर में भी ये वाला पार्ट आ गया है, एक पार्ट दो बार आ गया है, तो हमें जो शेल वाला पार्ट है उसको हटाना पड़ेगा, जो शेल वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो दो बार आ गया है। तो ρ/2 4/3, और क्योंकि शेल हटा रहे हैं तो डेंसिटी शेल की ही लेंगे, इनर रेडियस है r/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कॉमन लेके कैंसिल, यहाँ बचेगा ρ/2, यहाँ बचेगा ρ/8, यहाँ बचेगा ρ/16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर विल बी 9 ρ/16। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ρ/16। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा दैट हैज लेंस। देखिए 3 क्वेश्चन चैलेंजिंग थे, 2 आसान थे, फिर से एक आसान क्वेश्चन आ गया। जब हम देखते हैं और अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो हम ऐसे कर लेते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ साफ नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे करके देखते हैं। इट मीन्स वी आर हैविंग वेरिएबल फोकल लेंथ एज वेल एज वेरिएबल अपर्चर। वेरिएबल फोकल लेंथ एज वेल एज वेरिएबल अपर्चर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लीगो एक्सपेरिमेंट कंफर्म, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लीगो एक एक्सपेरिमेंट था, एक ऑब्जर्वेटरी, किसकी, टेलीस्कोप की। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 कोई kg मूविंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 3 कम टू रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस आफ्टर ट्रेवलिंग दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्योंकि जो बॉक्स है वो रुक चुका है ना, जब बॉक्स रेस्ट पे है तो जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं गिवन है, देन हाउ वी शुड कैलकुलेट द फोर्स। आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए कब, जब बॉडी रुक चुकी है उतनी ही आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है जो मेरे पास है ma, मेरे पास a नहीं है, m मुझे गिवन है, मुझे v गिवन है और मुझे s गिवन है। तो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू, मुझे a चाहिए ना, डिवाइडेड बाय 2s, डिवाइडेड बाय 2s। बॉडी रुक चुकी है, ये 0 हो जाएगा, m कितना है 2, u² माइनस 9, 2 इंटू 3, आपके पास फोर्स कितनी आई है -3 न्यूटन, ये माइनस आई है तो फ्रिक्शन +3 आ जाएगी। बी ऑप्शन, फ्रिक्शन +3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये नकली सवाल है, ऐसा कोई क्या क्वेश्चन है इसमें। रेटिना इज द करेक्ट आंसर, रेटिना इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। नेक्स्ट, a uniform meter scale, again a very good question, one of the best question of NDA 2024 physics section। इससे बढ़िया सवाल नहीं है। देखो कहता है कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, पहली बात यूनिफॉर्म मीटर स्केल की जो लेंथ होगी दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर होगी। कहता है ऑफ मास 0.24 kg मेड ऑफ स्टील, ये यूनिफॉर्म स्केल है, ये मैंने बिल्कुल मिड पॉइंट है, इधर कितना 0.5,
मीटर, इधर कितना 0.5 मीटर, दोनों तरफ 0.5। अब कहता है इट इज केप्ट ऑन 2 वेजेस, 2 वेजेस पे रखी है, W1 एंड W2 इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। W1 is at a distance of 0.2 meter from one of its end while W2 is at a distance of 0.4। W1 है कितनी दूरी पे 0.2 एक एंड से, ये है W1। दिस इज W1, आई एम सॉरी, this is W1 from the distance of 0.2 meter, this is W2 at a distance of 0.4 meter, W2। उसके बाद कहता है if force on the scale is N1 due to W1, W1 की वजह से फोर्स N1 है, उसकी वजह से N2 है, तो ये बताना है। अब क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर स्केल है तो W1 का टॉर्क उतना ही होगा जितना W2 का टॉर्क होगा। ये 0.2 है, ये 0.5 है, तो ये 0.3 और ये 0.1, तो टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2। टॉर्क क्या होगा F1 इंटू R1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू R2। तो आपके पास F1 कितना है N1, R1 कितना है 0.3, F2 कितना है आपके पास N2, R2 कितना है 0.1। यहाँ से आपके पास 3N1 इज इक्वल टू N2 हो जाना, तो यहीं से चाहिए क्वेश्चन। N2 ढूंढो, N2 ये है, ये तो नहीं हो सकता, सॉरी ये तो नहीं हो सकता, N1 छोटा है N2 बड़ा है, इसमें उल्टा आ रहा है हमारा। अच्छा ना ये हो सकता, N1 बड़ा है N2 छोटा है, या तो ये हो गए तो ये 8 3 जा 24, ये भी नहीं है, तो ये सही आंसर है। और वेरीफाई कर सकते हैं, जो टोटल वेट है वो किस तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ कितना 0.24 इंटू जी वेट mg किसके इक्वल होगा N1 प्लस N2 के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू कितना 2.4 जी। अब फिर से देख लो, दो इक्वेशन है, यूज़ कर लेंगे हम वैल्यू। वैसे भी ये V1 तो दोनों ही 2.4 रहे हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही जवाब है। एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड on another planet whose radius is half of the earth radius and whose mass density is 4 times earth, the escape speed is। चलो सबसे पहले समझो escape velocity। escape velocity होता है v is equals to under root gm upon 2 gm upon r, ये होती है escape velocity 2 gm upon r। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं m को क्या लिख सकता हूँ 2 gm, मास को क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन आर। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है 2g r क्यूब, एक r क्यूब और r स्क्वायर रो r स्क्वायर। आप अर्थ के लिए लिखोगे और फिर प्लैनेट के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास डेंसिटी पुट कर दी है। चलो जी, फिर वॉल्यूम को चेंज कर लिया 4/3 पाई r क्यूब और r स्क्वायर बचेगा। अब रिलेशन ढूंढो ऑन अनदर प्लैनेट हुज रेडियस इज हाफ, rp इज हाफ ऑफ re, पहली बात, एंड रो p इज 4 टाइम्स ऑफ रो e, डेंसिटी 4 गुना है। दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, तो ve अपॉन vp कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट रो ई एज इट इज आर ई स्क्वायर एज इट इज, हाँ जी। उसके बाद रो पी देख लो कितना है 4 गुना 4 रो पी इंटू, और ये कितना है 1/2, 1/2 आर ई का स्क्वायर। तो ये देख लो आपके पास क्या बचेगा, सारा कुछ तो कैंसिल हो रहा है, सारा कुछ तो कैंसिल हो रहा है ना। जब सारा कुछ कैंसिल हो रहा है तो Vp इज इक्वल्स टू Ve, यही आएगी 11.2, 11.2 यही होती है आपकी जो एस्केप वेलोसिटी है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू साउंड वेव, साउंड पे इनमें से कौन सी चीज अप्लीकेबल नहीं है? इट्स द थर्ड, दे आर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ बॉल ऑफ 0.1 kg मास इज ड्रॉप्ड ऑन अ हार्ड फ्लोर, एक हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, ये हाइट है, हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया है 0.45 मीटर। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, कितनी गिवन है हमें? नहीं गिवन है। चलो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियली छोड़ा है, बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन अ हार्ड, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, u 0 है तो v स्क्वायर कितना 2 इंटू 10 इंटू 0.45, ये आपके पास आ गया है 9, v स्क्वायर 9 आ गया है तो v कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, इफ इट वाज इन टच फॉर द फ्लोर फॉर 0.1 सेकेंड द नेट फोर्स इट अप्लाइड ऑन द फ्लोर व्हाइल बाउंसिंग इज, उसके बाद वो बाउंस करता है फ्रॉम जमीन से लेकर के यहाँ तक एट अ हाइट ऑफ 0.20 मीटर। तो यहाँ पे जा करके इसका मतलब v 0 हो गया, जब नीचे से ऊपर तक एक हाइट तक ही जा पाए ना, उस मैक्सिमम हाइट पे v 0 है। u कितना है? u ये रहा जो भी हमने कैलकुलेट किया 3, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे? नहीं, अब हम u कैलकुलेट करेंगे, 3 थोड़ी करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से कम भी तो होगा, बहुत ध्यान से करना है। ऊपर जा रही है तो मतलब -2gh, ये 0 है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, u स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू h इज 0.2, तो ये आ गया u स्क्वायर 4 आ गया, u कितना आ गया 2 आ गया, u आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? द नेट फोर्स क्या होती है? फोर्स F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि मास कितना 0.1, v3 माइनस 2 अपॉन 0.1 कितना आ गया 1 न्यूटन। आंसर कितना आ गया आपके पास? 1 न्यूटन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम इज करेक्ट? सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए, जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो नेट फोर्स है इसमें पहले जो गलत है उसको बाहर निकालते हैं, वो होती है -kx, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेट फोर्स इज इंडिपेंडेंट, ये गलत है, ऑलवेज बिकॉज नेट फोर्स, चलो इसको भी रखते हैं, द बॉब नेट फोर्स इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है। अब इसमें और इसमें ढूंढ लो, किसी भी एम्पलीट्यूड के लिए नहीं, हमें क्या बताना है कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड, छोटे, किसी के लिए थोड़ी होगा, कोई भी एम्पलीट्यूड हुआ नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स इज करेक्ट? भाई सबसे ज्यादा स्टैटिक होती है, ये पता है, काइनेटिक रोलिंग में काइनेटिक ज्यादा होती है, रोल करते करते तो बॉडी आराम से चली जाएगी, तो सी ऑप्शन, फैक्चुअल क्वेश्चन। A metallic bob X of mass m is released from position A, collide elastically with another identical bob Y at rest at position B. वो B से टकराता है, the angle AOB is 30 डिग्री। चलो जी, हमें AOB गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद क्या पूछा है? How high does the bob X rise immediately after collision? कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं पे स्टक हो जाएगा भाई, सेम, ठीक है, बी पे ही रह जाएगा, क्योंकि सारा मोमेंटम तो ट्रांसफर कर दिया ना, सारा का सारा मोमेंटम तो ट्रांसफर हो गया। जब सारा का सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, आइडेंटिकल हैं दोनों, तो बस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी आएगा करेक्ट, वो छिप जाता है इस वजह से बता नहीं पा रहा, डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, बिल्कुल सही, वाटर मॉलिक्यूल रेडियली एब्सॉर्ब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका ए आएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इफ द ब्लॉक पी एस शॉन इन फिगर वर टू बी एट रेस्ट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, तो दोनों तरफ की फोर्स सेम होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ की फोर्स सेम नहीं होगी तो ब्लॉक रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इधर इस तरफ फोर्स कितनी लग रही है 15 और 2 17 प्लस एफ, इस तरफ फोर्स कितनी लग रही है 25, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो। नेक्स्ट,
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू न्यूक्लियर रिएक्टर। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इस बार न्यूक्लियर रिएक्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, अ मैकेनिज्म टू रिड्यूस CO2 एमिशन। वी हैव एवरीथिंग, वी हैव टर्बाइन, वी हैव हीट एक्सचेंजर, वी हैव रिएक्शन चैम्बर, बट वी डोंट हैव अ मैकेनिज्म जिससे हम CO2 एमिशन को रोक पाएँ। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट निकालना है, तो यहाँ पे तो जीरो है, ये तो आएगा ही नहीं। तो अब देखो बहुत सौ को लगेगा 1 एम्पियर है, क्यों? क्योंकि करंट इसका फिर कुछ काम ही नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया। नहीं 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 नहीं, वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट होता है। ये दोनों सीरीज में, ये 5, ये कितना आ जाएगा 10 × 10, 10 + 10, ये भी 5, ये भी 5, तो आई कितना आ गया 10/15, 2/3। बी ऑप्शन 10/15, 2/3। A microscope may be a combination of 2 convex lens। जी हाँ, हमेशा याद रखें 2 convex lens लगे होते हैं, 2 convex lens, remember that। चलो next is for a human eye where u is the distance of object from the eye, f is the focal length of the lens, v is the distance, which of the following graph is correct? f और u के बीच, f और u के बीच, जैसे जैसे u बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है ना, तो वैसे वैसे फोकल लेंथ बड़ी करनी पड़ेगी। ह्यूमन आई है इसलिए कह रहा हूँ, जनरली ये होता, बट ह्यूमन आई है तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फिनोमिना ऑफ प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट इज आर करेक्ट? रिफ्रैक्शन और इंटरनल बिल्कुल होता है इन्वॉल्व, रिफ्लेक्शन ओनली नो 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 नो। पहला सही है तो दूसरा कैसे सही हो सकता है? दूसरा सही हो ही नहीं सकता है, हटाओ इसे, दूसरा गलत है। It formed at the inner boat, ठीक है, it may involve more than one internal reflection as well as reflection of sunlight। No, internal एक ही होता है, तो first and third, which one? B option, first and third, B option। Next one is which of the following scientists mentioned that electron atom could revolve in certain stable orbit? Everybody knows it's Neil Bohr, क्योंकि आज भी हम बोहर मॉडल ही यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन He+, Li++ है ना, B3+, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड द लास्ट वन इज दिस। अब ये जो शेप है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। Which of the following is the best shape of a solid metal rod to form the top end of a lightning conductor? It should have minimum surface area। इनमें से मिनिमम सरफेस एरिया किसका है? आप शेप से पहचान जाओ ना, तो यस बिल्कुल सही, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ये 26 क्वेश्चन थे इस बार, क्वेश्चन भी 26 थे, एक क्वेश्चन 26 नंबर का, कितना? तो कितने मार्क्स का आया है? 104, 104 नंबर की फिजिक्स थी, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।